morning, students. Today we are going to start our new poem Dust of Snow by Robert Frost from the book First Flight of 10th class. Dust of Snow जैसा कि इस पोएम का टाइटल है, तो इस टाइटल से लग रहा है कि बर्फ से रिलेटेड कोई ये पोएम है। तो देखते हैं इस पोएम में क्या है। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had drew. तो ये पोएम देखा है तो काफ़ी छोटी है, लेकिन सभी को पता है कि each and every poem or and each and every lesson used to give some teachings to us. हर एक कविता, हर एक पाठ हमें कोई ना कोई नैतिक शिक्षा जरूर देता है, कोई ना कोई संदेश जरूर देता है, कोई ना कोई मैसेज हमारे तक पहुंचाता है। तो देखते हैं इस पोएम से क्या मैसेज मिल रहा है। सबसे पहले इसमें जो हार्ड वर्ड्स है, छोटी पोएम है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। Hemlock, it is a poisonous tree. Rude, sad. पोएम भी छोटी है, उसमें हार्ड वर्ड्स भी ज़्यादा नहीं। हेमलॉक का क्या मतलब होता है कि एक जहरीला पेड़ होता है ये। जैसे कि क्रिसमस ट्री होता है तो क्रिसमस ट्री भी इस तरह से होता है, वैसे ही हेमलॉक ट्री भी होता है। इट इज अ पॉइजनस ट्री। Rude means दुखी होना, sad. Now the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो यहाँ पर पोइट क्या बता रहा है कि पोइट कभी कहीं से निकल रहा था, सपोज दैट किसी फॉरेस्टल एरिया से निकल रहा था, कहीं से भी निकल रहा था, और एक ऐसे एरिया से निकल रहा था जहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी। स्नोफॉल होने वाली जगह से वो पास हो रहा था। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक पेड़ के नीचे पोइट जो है वहाँ से निकलते हुए रुक गया। जब वो वहाँ पर रुका तो क्या हुआ कि उस पेड़ के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था, कौवा बैठा हुआ था, और जब कौवे ने उस पेड़ की डाल को हिलाया, शुक किया, तो क्या हुआ कि उस पेड़ के ऊपर जो जमी हुई स्नो थी, जो ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर जमी हुई बर्फ थी, वो झड़ने लगी, और झड़ने के बाद वो पोइट के ऊपर गिरने लगी। जो हेमलॉक ट्री जिस पेड़ के नीचे वो जाकर रुक गया, उस पेड़ पर एक क्रो बैठा हुआ था, और उस क्रो ने अपने या तो पंख हिलाए या अपने बॉडी को मूवमेंट किया। उस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि पेड़ से जो बर्फ है, जो स्नो है, वो उसके ऊपर आकर गिरी। Has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had drew. तो यहाँ पर कभी आगे क्या बताता है कि जब वो बर्फ उसके ऊपर गिरी, तो उस बर्फ के गिरने के बाद पोइट का हार्ट, पोइट का हृदय, पोइट का हार्ट अचानक ही चेंज हो गया, उसका मूड चेंज हो गया, और पोइट का जो बचा हुआ दिन था, जो शेष दिन था, जैसा कि वो उस समय दुखी था, वो चेंज हो गया और वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखा जाए तो अभी मैंने बोला था कि ईच एंड एवरी पोएम यूज टू गिव सम मैसेज टू अस। हमें हर कविता कोई ना कोई मैसेज देती है। तो यहाँ पर हमें क्या मैसेज मिल रहा है, तो अब यहाँ से समझा जाए तो पोइट जब उस पेड़ के पास से निकल रहा था, तो उस समय उसका जो मूड था, वी कैन से दैट ही वाज सैड, वह दुखी था, अपने अंदर उसके कोई दुख भरी हलचल थी, और उस दुख के साथ वो वहाँ से पैदल पैदल निकल रहा था। अब जब कभी भी हम अपनी लाइफ में दुखी होते हैं तो जिंदगी भर ये लगा रहता है, कभी खुशी कभी गम, सुख दुख, ये दोनों लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें सुख ही सुख मिले, ऐसा भी नहीं कि जिंदगी भर हम हमेशा दुखी दुखी रहें। तो एक ऐसा मोमेंट भी हमारी लाइफ में आता है कि कभी हम दुखी हैं तो उस पल की वजह से, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, किसी भी कारणवश हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है, जिसके ये कह सकते हैं कोई भी एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है हमारी लाइफ में कि जो हमारे सैड मोमेंट्स हैं
वो जो हमारे दुख भरे पल हैं, हमारे यादें हैं दिमाग में, वो दूर हो जाती है। तो इन द सेम वे यहाँ पर पोइट का कहना है कि वह जब वहाँ से गुजर रहा था, उस हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहा था, जिस हेमलॉक ट्री के ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी, तो उस समय उसका जो माइंड था, ही वॉज इन अ सैड मूड, वो दुखी मूड में था। और अभी उसने क्या अभी उसके साथ क्या हुआ कि उसके पेड़ के नीचे खड़े होने पर जब वो खड़ा हुआ तो कोई ने उस पेड़ को हिलाया, कोई मूवमेंट किया, जिसकी वजह से बर्फ उसके ऊपर गिरी। अब यहाँ पर आपने देखा है कि क्रो जब भी किसी जॉय या खुशी को हम हैप्पीनेस को, अपनी किसी जॉय को, जॉयस मोमेंट्स को किसी को बताते हैं या फिर किसी को ये कह सकते हैं कि कंपेयर करते हैं किसी से, तो ज़्यादातर हम ऐसे वर्ड्स का नाम लेते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोयल, कुकू, इस तरह के स्पैरो या फिर बुलबुल, इस तरह की बर्ड्स का हम नाम लेते हैं। कभी भी क्रो का नाम नहीं लेते। क्रो को हम एक अच्छा सिंबल नहीं मानते, लेकिन इस दुनिया में जितनी भी चीज़ बनी है, हर किसी की इस धरती पर कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होती है। तो ऐसे ही चाहे कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन उसकी वजह से कभी ना कभी ऐसा काम भी हो सकता है जो किसी को खुशी दे। तो इन द सेम वे ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्रो, जो कि एक बैड सिंबल होता है, जॉय से कोई रिलेटेड नहीं होता है, क्रो का हैप्पीनेस से कोई संबंध नहीं होता है, रिलेशन नहीं होता है, फिर भी पोइट ने इस वर्ड को यहाँ पर नैरेट किया है, यहाँ पर यूज किया है कि इस वर्ड की वजह से ये अगर मूवमेंट ना करती तो मेरे ऊपर वो बर्फ नहीं गिरती, और बर्फ गिरने के बाद ही तो मेरा मूड चेंज हुआ, मेरे अंदर जो सैडनेस थी वो कम हो गई, वो गायब हो गई, और इस तरीके से मेरा जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो सैडनेस थी वो दूर हो गई। और ये कह सकते हैं कि द पोएट वांटेड टू से कि अभी भी उसका पूरा दिन नहीं पास हुआ था, अभी भी उस दिन का पार्ट बचा हुआ था। सो वी कैन से दैट कि उस दिन का जो अभी एक पार्ट बचा हुआ था, उस दिन का हिस्सा भी बचा हुआ था, वो उसको उस कोयल की वजह से वो बच गया। क्यों और कैसे? जब वो बर्फ गिरी तो उसका मूड चेंज हुआ, सैड फीलिंग्स दूर हो गई और हैप्पीनेस और जॉयस फीलिंग्स उसके माइंड में आ गई। इस तरह से उसका जो दुख है वो दूर हो गया। और यहाँ पर बताया जा रहा है, पोएट कहता है कि अपने आप को यहाँ एग्जाम्पल लेकर कहता है कि जो मेरे दिल का जो पार्ट बचा हुआ था वो सेव हो गया। So we can understand and we can say that what is the message कि कभी भी लाइफ में हमें कोई ना कोई ऐसे एक बैड ओमन्स जिनको हम मानते हैं, इल ओमन्स मानते हैं, बैड साइन मानते हैं, जैसे ये पक्षी जो क्रो है, तो ये भी कभी हमारी लाइफ में हमारे सैड फीलिंग्स को, सैड मूड को ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकी वजह से, किए हुए काम की वजह से हमारे जो अंदर सैड फीलिंग्स हैं वो दूर हो सकती हैं। कि किस तरह से, जैसे अभी इस क्रो के मूवमेंट की वजह से जो बर्फ गिरी और उसके ऊपर गिरी तो उसको बड़ा अच्छा फील हुआ। कभी हम नहाते हैं तो नहाने के बाद, नहाने पर हम, नहाने से पहले हमारे फीलिंग्स का मूड थोड़ा अलग होता है। जब हम नहा लेते हैं तो हमारे अंदर से एक फ्रेशनेस आ जाती है। ऐसे ही इसके ऊपर, पोइट के ऊपर जब बर्फ गिरी तो यहाँ पर उसको बड़ा फ्रेश फील हुआ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। अब इसके बाद इसके जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, पोएम के पोइटिक डिवाइसेस, तो देखा जाए कि यहाँ पर पोइटिक डिवाइसेस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी दैट राइमिंग स्कीम। तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम है आपकी क्रो मी स्नो ट्री, ए बी। किस तरह से? क्रो एंड स्नो। अब क्रो ए और मी बी, तो क्रो से जो राइमिंग मिल रही है वो थर्ड लाइन के स्नो वर्ड से मिल रही है, क्रो स्नो। इसी तरह से मी ट्री,
और सेकंड लाइन की जो राइमिंग मिल रही है वो मिल रही है फोर्थ लाइन से। तो सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन ए, सेकंड लाइन बी, उसी की राइमिंग कैसे मिल रही है, ए यहाँ पर थर्ड लाइन में और बी की फोर्थ लाइन में। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, हार्ट मूड पार्ट रूट, अगेन सी डी सी डी। तो यहाँ पर सेकंड स्टैंजा की जो राइमिंग है बिल्कुल सेम है, जिस तरीके से फर्स्ट स्टैंजा की है ए बी, वैसे यहाँ पर सी डी है, हार्ट मूड पार्ट रूट। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए कि इंजैम्पमेंट, सेकेंड पोएटिक डिवाइस क्या है, इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस लाइन विदाउट फुल स्टॉप। तो यहाँ देख सकते हैं सेकंड स्टैंजा में अ चेंज ऑफ मूड, सॉरी यहाँ से हैज गिवन माय हार्ट, स्टार्टिंग है अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यू। यहाँ पर आकर फुल स्टॉप है, तो यहाँ पर इधर बिल्कुल बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं है, लॉन्ग स्टेटमेंट है। तो जब फुल स्टॉप बीच में नहीं आता है तो उस सेंटेंस को क्या बोला जाता है, इंजैम्पमेंट। और अब इसके अलावा देखते हैं और क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जब सेम साउंड नजर आती है। देखें सेकंड स्टैंजा के फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट लाइन में, सॉरी, हैज गिवन माय हार्ट, तो हैज हार्ट, ये सेम साउंड हो गया, इट इज योर एलिट्रेशन। एंड नेक्स्ट इज your, and enjoyment is given in first stanza also. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Enjoyment first stanza में भी है प्लस सेकंड स्टैंजा में भी है। ये इसके poetic devices हैं। Now this poem is going to be finished. Tomorrow we are going to start our next poem, Fire and Ice. Till then, thank you.